सोच पर आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है सोनू। आए दिन हमारा एक शो होता है जिसमें हम कुछ खास शख्सियतों से बातचीत करते हैं। आपसे हम रूबरू कराने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे समाज के कुछ ऐसे नेता होते हैं या फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो समाज के लिए कुछ अपना बेहतर करने का प्रयास कर रहे होते हैं, हम आपसे उनको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कुछ शख्सियत में हमारे साथ एक युवा नेता हैं भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के, जो हमारे साथ में आज बैठे हैं। उनका समाज के प्रति कितना दायित्व है, वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं और उनका क्या पॉलिटिकल कैरियर है, थोड़ा सा उन सब को लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले आप रूबरू कराते हैं, हमारे साथ में भीम आर्मी के युवा नेता हैं, इनसे थोड़ा सा परिचय कराते हैं। तो जी सर, आपका नाम क्या है, सबसे पहले बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अरविंद अवतार है और मैं भीम आर्मी का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूं और अभी भी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेशों पर, उनके निर्देशों पर काम करता रहता हूं। अच्छा, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आपने सीधा बोला, मतलब आप जो एक बहुजन की नेता मानी जाती थी बहन जी मायावती जी, उनको आपने जाती हैं है भी जी माफ़ कीजिएगा, उनको आपने साइड लाइन कर दिया, उनका नाम भी नहीं लिया, ऐसा क्यों? मतलब साइड लाइन नहीं किया। आपने पूछा मेरा परिचय, क्योंकि मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा तय किया गया था। वहाँ से शुरू किया मैंने 2017 में। तो उसके बाद से अभी तक के सामाजिक जितने भी काम हुए अभी लखनऊ और लखनऊ के आसपास में, तो उनके आदेशों और निर्देशों पर, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशों पर काम किए गए हैं, वो मैंने किए हैं अभी तक। तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अभी स्कूल बंदी को लेकर के कई सारे संसद में सवाल उठाए थे। तो आपका भी शायद हमने आपने अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि कुछ पाठशालाएं चलती हैं, उसका क्या संदर्भ है, आप लोग क्यों चलाते हैं, कैसे रन हो रहा है, कैसे, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में ज़रा बताइए। तो एक्चुअली भीम आर्मी संगठन जो है उसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हमारे शोषित वंचित समाज में जो अशिक्षा है या जो अभी तक की शिक्षा उनको मिल रही है, तो जो हम चाहते हैं वो शिक्षा उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। एक्चुअली क्या है कि हमें बहुत सारी जो सिलेबस हैं स्कूलों में चलाए जा रहे हैं वो उतनी ज़रूरत नहीं है जितना उनको बताया जा रहा है। लेकिन हम लोग जो पढ़ा रहे हैं अपनी पाठशालाओं में, शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, स्पेशली संविधान के ऊपर और आसपास की होने वाली योजनाओं के ऊपर स्पेशली उनको बताया जा रहा था कि वो थोड़ा जागरूक हो पाएँ और सरकार की योजनाओं तक वो पहुँचें। अच्छा जी। तो विज्ञान का युग बताया जा रहा है, तो सिर्फ आप संविधान का नाम ले रहे हैं। ठीक है, संविधान जो मतलब कहीं ना कहीं हमारे हक की बात करता है, तो ये संविधान के अलावा जो और जो बच्चे हैं उनके सर्टिफिकेशन की सारी सुविधाएं हैं या सिर्फ आप एज अ कोचिंग टाइप का जो होता है प्रशिक्षण देना, ऐसा है कैसा है, थोड़ा सा बताइए। अभी क्या है, जो पाठशालाएं हमारी चलती हैं वो कोचिंग टाइप की हैं। कोचिंग टाइप, वो जैसे उनका जो प्रॉपर स्कूल है वो उसके बाद जब आते हैं तो वो 3 से 5 जब भी उनको वक्त मिलता है, हमारी खुली रहती है, तो वहाँ पर आकर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बेसिकली उनका जो स्कूल से काम होता है वो खुद भी करते हैं। हम लोग एक पाठ्यक्रम अलग से चलाते हैं स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पर, और जो नई योजनाएं आ रही हैं बच्चों के लिए और जो एक्टिविटीज़ उनके लिए लाभदायी हो सकती हैं, हम लोग उस पर विचार मंथन करते हैं सारे टीचर्स मिलकर, फिर उनको शिक्षा दी। कहीं ना कहीं मतलब आप उनके हक और समाज के प्रति जो है जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अब बाकी स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई आपका खलल नहीं है? कोई खलल नहीं है उसमें। तो पार्टी के अध्यक्ष के बारे में आपकी क्या सोच है? पार्टी के अध्यक्ष ब्रांड है देश के लिए। अच्छा। और आने वाले दिनों के लिए लोगों की उम्मीद है वो। अच्छा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को, और हर वो विषय के लिए वो उम्मीद पर खरे उतरते हैं, वो चाहे पॉलिटिकल हो और या संसद में भी। आपने देखा होगा कि अभी शायद उनको अवार्ड मिलने वाला है एक संसद का। अच्छा। जो कि सबसे ज़्यादा उपस्थित होने वाले सांसद हैं, तो मेरे ख्याल से वो हर एक मामले में बेस्ट हैं। अगर बात की जाए मायावती जी की, ठीक है, बीएसपी जहाँ से वो निकल के आए हैं, उनकी विचारधारा से आज आज़ाद समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है, तो उसे आजकल लोग भाजपा की बी पार्टी कहने लगे, ठीक है। और अचानक से अभी कुछ दिन पहले आपने देखा 2023 में चंद्रशेखर जी के ऊपर हमला भी हुआ था, उनके शरीर पर, सहारनपुर में शायद था, गोली भी लगी थी, जान मतलब बाल बाल बचे हैं वो। तो उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि ये भी बी पार्टी की तरह ही बीजेपी के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है या पूरी तरह आपकी आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा बहुजन में मायावती जी से मैच करा रही है, मायावती जी के ही नक्शे कदम पे आप लोग चलने वाले कि अलग होना चाहते हैं? कुछ तो अलग है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहन जी हमारी आदर्श हैं, ठीक है, और पार्टी और संगठन की भी आदर्श हैं, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी वो आदर्श हैं। भाई के जब रूम में जाएंगे, जो उनका पर्सनल रूम है घर का,
तो उनके सर के पास में सबसे ऊपर माननीय बहन जी की तस्वीर लगी हुई है। अंबेडकर जी? अंबेडकर जी की भी लगी हुई है। सबसे ऊपर मायावती जी हैं? बिल्कुल अगल बगल लगी हुई है। अगल बगल, अच्छा, दोनों को बराबर? दोनों को, क्योंकि आदर्श आदर्श होते हैं। तो बहन जी भी आदर्श हैं और उन्हीं के नियमों पर काम भी किया जा रहा है। बाकी जो पार्टी के कार्यकर्ता जो निचले स्तर के हैं वो क्या सोचते हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बहन जी के लिए वो हमारी नेता थी और नेता हैं और नेता रहेंगे हमेशा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आगे आपकी क्या कार्यप्रणाली रहने वाली है? आज़ाद समाज पार्टी कहाँ तक आगे बढ़ने जा रही है? अभी नगीना के सांसद जी जीते हैं, उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जो छवि बनी है उस पे तो वो जीत गए, लेकिन एक जो प्रदेश लेवल पे या कहें राष्ट्रीय लेवल पे जो पार्टी बनाने की उनकी सोच है, उस पर आप लोगों की क्या मतलब कितनी दूर तक सोच है और कहाँ तक जाने वाले हैं? नहीं, पार्टी बनाई गई है। देखिए, अगर आग लगी है तो दूर तक जाएगी। और सच बात यह है कि ज़रूरी था, पार्टी बनाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये लग रहा था कि जब संगठन बनाने के बाद बहुत सारे हम लोगों पे मुकदमे। संगठन भीम आर्मी की बात कर रहे हैं? संगठन भीम आर्मी, हाँ संगठन। ठीक है। तो हमारे जो कार्यकर्ता थे वो जितनी परेशानियां होती थी आसपास के शहरों में, आसपास के इलाकों में, वहाँ पर पहुँचते थे और पहुँचने के बाद में बहुत बार ऐसा होता था कि किसी न किसी वजह से उन पर मुकदमे लगा दिए जाते थे। हमारे लखनऊ में भी बहुत सारे जो नेता रहे हमारे साथ में शुरुआत से काम करने वाले, उन पर मुकदमे लगे, मुझ पर मुकदमे लगे, लेकिन उसमें एक्चुअली क्या है कि हमारी बात उठाने वाला कोई नहीं था संसद में। मायावती जी को लेकर मतलब क्या, मतलब वो भी नहीं कर पा रही थी जो आप लोगों को आज़ाद समाज पार्टी बनानी पड़ी और सीधा चंद्रशेखर जी को ही अपना वो मानना पड़ा? मायावती जो ऑलरेडी थी ना, बीएसपी तो थी, ठीक बात है, लेकिन आपने एक बी पार्टी कहें या उनके पैरेलल आपने आज खड़ा कर दी, क्योंकि अभी भी मैंने देख रहा हूँ ट्विटर अकाउंट वगैरह हर जगह से आज़ाद समाज पार्टी इन ब्रैकेट कभी भीम आर्मी थी, उसे कांशीराम के नाम पे कर दी, मतलब आप बराबर खड़े हो रहे हैं। तो मायावती को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है? ऐसी नहीं, दरकिनार किसी को नहीं किया जा रहा है। अच्छा, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और जिस तरह से संगठन काम कर रहा था मुकदमे लगने के बाद, क्योंकि हमें लगा कि हमारी बात रखने वाला अभी स्पेशली कोई नहीं है, और बहुत सारे युवाओं के भविष्य का भी चिंतन था कि इनके ऊपर जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि हम लोग जो है कार्य कर रहे थे बिल्कुल निडर होकर, और अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब हमारी बात रखने वाला कोई संसद में है। अच्छा, आप कह रहे हैं बहुत सारे मुकदमे हुए थे, मतलब आपकी भी राजनीति में कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हुई थी, क्या हुआ था? राजनीति में एक बड़ा मामला बता दूं जो हुआ था, क्योंकि ऐसे तो मुकदमे कई सारे लगे। ये एक रेप केस का मामला था, तो उसमें हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया था। हमारे एक साथी थे अनिकेत जी, उन्हीं के साथ में विधानसभा पे कूड़ा फेंका था। तो हालांकि देश की ये पहली घटना थी जब विधानसभा पे इस तरह का कोई कार्य हुआ था, कूड़ा फेंका गया था। तो उसमें जेल गए थे हम लोग। कुछ दिन बाद हम लोग छूटे भी, और ये बहुत मामला हाईलाइट भी हुआ था। अच्छा। तो इस तरह से कई सारे मुकदमे लगे काम करते हुए। जी, मुकदमे के अलावा आप कह रहे थे आपके ऊपर जानलेवा हमला कुछ ऐसा, या आपके साथ फिरौती रहती, ऐसी कुछ बातें हुई थी? हाँ, क्योंकि हम एक ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं जहाँ पर काम निडर होकर किया जाता है, और इवन निडर होने के बाद ही कार्य क्षेत्र में पहुँचाया जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक पक्ष का हम जब पक्षधर होते हैं, दूसरा पक्ष जो होता है वो कभी कभी ऐसी सोच का होता है कि उसको लगता है कि हमारे साथ जो है इन्होंने गलती कर दी है सारी चीज़ें करके, तो फिर वो अपनी तरीके से देखता है। बीच में एक संडीला के व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि 2-2.5 साल पुराना हो गया है। तो एक लड़के की बात थी, उसमें हम लोगों ने, हमारी टीम ने उसके लिए काम किया, उसको मारा पीटा गया था बांध के। लेकिन एक पंडित जी थे, उन्होंने जब जेल से वापस आए तो उन्होंने क्या किया है कि टारगेट किया कि इन्होंने हमारे साथ करवाया, तो इन्होंने जेल भेजा है। तो कोई एक शातिर व्यक्ति थे जो शूटर थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो उनको पैसे दिए गए। 5 लाख रुपए की पेशकश की गई कि आप ऐसा है, ये पैसे रखिए। तो 2.5 लाख रुपए उनको एडवांस भी दिया गया था, इसके पुख्ता सबूत भी मिले थे। तो उन्हीं के साथी ने दिए थे, और इवन बयान भी थे कि हम पहले उसको दिए गए थे, उसने जब मना कर दिया दूसरे को दिए गए। तो 5 लाख रुपए की बात हुई थी हत्या करने के लिए मेरी, और वो दिए गए थे। उसमें कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिए। तो हालांकि मामला वो भी चल रहा है, और क्योंकि ये राह ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं।
तो बहुजन की विचारधारा में अगर बताया जाए तो मायावती जी जो भी काम कर रही थी उस समय वो सभी धर्म के, जाति के, बिरादरी पे वो कहीं न कहीं अप्लाई हो रहा था। चाहे वो एक उस समय आपने देखा होगा कि फूले जी की योजना पे ही, शायद सावित्रीबाई फूले पे स्कूलों में गरीब बच्चियों की साइकिल वगैरह बांट रही थी ना। वो योजना से कहीं न कहीं सिर्फ एक पक्ष नहीं, एक जाति नहीं प्रभावित हो रही, बहुजन जाति, सारी जातियाँ आ रही थी। तो आप लोगों की जो आज़ाद समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो किस पे जा रही है? एक पक्ष पे ही राजनीति करना चाहते हैं, एक बिरादरी, जाति, धर्म को लेकर के, कि नहीं समाज के सभी लोगों के लिए थोड़ा सा इस पे, क्योंकि लोग मान ले रहे हैं ना कि आप जो है बहुजन दलितों वर्ग के लिए हैं। समाज में तो और भी लोग हैं, और भी बिरादरी के लोग हैं, उनके मन में कैसे आप लोग अपने बारे में वो पहुंचा रहे हैं कि नहीं हम आपके लिए भी, आपके हक की भी बात होगी तो हम आपके लिए लड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि पंडित जी आपके ऊपर वो मुकदमा वगैरह कर दिया, मतलब आपने दो दिशाओं में बट गए कि वो वर्ग आपके खिलाफ है, तो उनको भी आप एक समाज के नेता बनने जा रहे हैं, बड़े विधायक कल को बन सकते, सांसद जो भी बन सकते, तो आपको पूरे उस विधानसभा सांसद क्षेत्र का जो है नेता बनना होगा ना, वहाँ पे सारे लोग होंगे, तो उन तक कैसे आप मतलब बराबर करेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, हम एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो वर्ग कभी भी सिर्फ अपने लिए इसने सोचा ही नहीं। चाहे बाबा साहब की बात कर लें, चाहे मानवर कांसीराम साहब की बात कर लें, और चाहे हमारी पूजनीय बहन मायावती जी की बात कर लें, उन्होंने कभी एक पक्ष के लिए काम किया ही नहीं। तो बात तो सही है आपकी, लेकिन 2012 के बाद अचानक से मायावती जी का देखा किस तरह से हर बार चुनाव हो रहा है, केवल उनके विधायक खड़े होते हैं, लेकिन वोट क्या मिलता है उनको? आपके ही पक्ष के लोग जो है समाजवादी की पार्टी को जो वोट चुनना पसंद कर ले रहे हैं, लेकिन बहन जी को वोट नहीं मिल रहा है, बहुत कम मात्रा होती जा रही है। इसके ऊपर क्या विचार है? मतलब लोगों ने उनको साइड ही कर दिया ना पूरी तरह, तो आज़ाद समाज पार्टी अब उनके रिप्लेस में खड़ी हो रही है, तो वो कैसे बनाएगी? ऐसा नहीं कह सकते किसी ने साइड नहीं किया है। और आज भी जब हम लोग कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ ऐसे साथी भी मिल जाते हैं जिनका कहना ये होता है कि हाथी तो हाथी, बहन जी तो बहन जी। तो और रही बात बहन जी के ग्राफ गिरने की या पार्टी के उठने की, तो देखिए एक और चीज़ आप कह सकते हैं, अभी जैसे राहुल जी ने एक मुद्दा उठाया वोट चोरी का, तो ये वोट चोरी अभी से नहीं हो रही है, वो 2012 में भी हो रही थी। मायावती जी ने तो इस पे आरोप नहीं लगाए, बस वो कहती हैं कि हाँ ईवीएम पे उन्होंने कहा था, हाँ ईवीएम के बजाय आप बैलेट पेपर वगैरह पे चुनाव करा, लेकिन उन्होंने ये वोट चोरी का मामला नहीं कहा था। आप उस पर क्या समझते हैं? वो तो कांग्रेस की रिसर्च है, ठीक है, लेकिन आप लोग भी बूथ वगैरह देखते होंगे क्षेत्र में जब भी चुनाव होने लगते हैं वोटिंग टाइम पे, तो आपको क्या लगा उस समय? वोट चोरी का एक मामला मैं आपको बता दूं, मैं लखनऊ में हमने पहली बार हमारी टीम के द्वारा बख्शी तालाब से एक व्यक्ति को लड़ाया था जिला पंचायत के लिए। ठीक है। उसमें रात में जब सारी चीज़ें वोटिंग हो गई है और गिनती की बारी आई है, तो मालूम चला कि हमारा जो कैंडिडेट था वो हार गया है और भाजपा का जीत गया है। क्योंकि जब हमने खुद वहाँ पर मेहनत कर रखी थी, हमारी टीम ने मेहनत कर रखी थी, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष विकास राज जी ने मेहनत कर रखी थी, उसके बावजूद भी जब हमको ये लग रहा था कि हम जीत चुके हैं, उसके बावजूद भी उधर से आया कि वो जीत गए, पार्टी के भाजपा पार्टी के लोग जीत गए। तो जिला पंचायत की बात कर रहे हैं, मतलब इतने छोटे स्तर पर जो चुनाव उसमें भी ऐसा हुआ। और फिर जब मुझे ये लगा कि गड़बड़ हो रहा है, तो फिर हमारे, क्योंकि भीम आर्मी है, वो यकीन मानिए बर्दाश्त नहीं करती है कभी भी अन्याय। मुझे ये लगा कि ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर वोट चोरी हुआ है। फिर हम और हमारे साथी पहुँचे वहाँ पर, तो जो वहाँ पुलिस प्रशासन था उसने बहुत दबाव डाला कि आप लोग यहाँ कुछ ना करें, लेकिन हम लोगों ने फिर क्या किया, जो गेट था, जो मेन गेट था, वहाँ पुलिस लगी हुई थी, तो पुलिस वालों को हम लोगों ने क्या किया, गेट के अंदर बंद कर दिया। और वहाँ के जो सीओ साहब थे उनसे कहा कि देखिए भाई साहब ऐसा है, आपका अपना जो काम है वो करिए, लेकिन हमारा काम ये है कि अगर वोट चोरी हुए हैं तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बोले आप गेट खोले। मैंने कहा गेट नहीं खुलेगा, गेट खुलेगा तब जब दोबारा वोट आपकी गिनती हो जाएगी। तो बोले ये आप गलत कर रहे हैं, मुकदमा लग जाएगा। मैंने कहा वो डरते नहीं है, ऑलरेडी पहले से मुकदमे लगे। चुनाव आयुक्त को मतलब आपने सीधा उन्होंने कहा कि ये आप प्रोसेस कीजिए, बाद में देखा जाए। बाद में कुछ नहीं होता, अभी और इसी वक्त होगा। और ये आप सभी के जो न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने दिखाया भी, और उसका असर ये हुआ कि रात में 1:30 बजे हमने अपना कैंडिडेट जिता लिया था। मतलब क्या किया, मतलब ऐसा क्या उसमें देखा आपने कि वोटिंग गिनेगी, दोबारा वोट गिने गए? तो मतलब आप कह रहे हो कि वोट चोरी की बात हमने पूछा था। वोट चोरी का मतलब ये होता है
कि चुनाव हुआ, ठीक है, वोट पड़े हैं, ठीक है, पोलिंग स्टेशन पे वोट डाले गए हैं, वोट लोग डाल रहे हैं, लेकिन वो वोट जो है एक पार्टी को चला जा रहा है, वोट चोरी वहाँ कहा जाएगा गिनती वगैरह में। ये तो आप सीधा करें गिनती में हेरा फेरी की गई, यानी कि आपका जो नेता है, जो भी जब गिनती होती है तो दोनों पक्ष के लोग बैठते हैं, सामने रहते हैं, तो उन्हें वो सामने नहीं दिखा और आप अलग से जब करवाएं गिनती तो उसमें पकड़ ले रहे हैं, ये कैसे करें? देखिए, एक और चीज़ मैं बता दूं, मैंने कहा मैं शिक्षा पर काम हम इसीलिए भी कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी बातों में शिक्षा आ जाती है और जब शिक्षा की कमी होती है तो अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता है। ठीक है। तो वो भी वहाँ पर एक मैटर कर रहा था। और रही बात वोट चोरी की, तो वोट जब राजनीति चल रही है, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी तरीके होते हैं वोट चोरी करने के और इलेक्शंस को अपने हाथ में लेने के। तो सिर्फ वोट चोरी नहीं हो रहे, कभी कभी ईवीएम में भी गड़बड़ी की जा रही है, ईवीएम गायब कर दिया जा रहा है या फिर चेंज कर दिया जा रहा है, वोट पड़ने के बाद ईवीएम चेंज कर दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले आते भी हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं है तो हाईलाइट नहीं होती, इतनी सी बात है। अभी तो राहुल जी ने, जो आपने देखा होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने दिखाया कि एक आदमी 4 स्टेट में वोट कर रहा है, दिखाया था ना। हालांकि वो आदमी कैमरे पे आके बोला था कि नहीं, मेरे साथ ऐसा गलत किया, मैं एक ही जगह वोट किया, लेकिन जो उनका वोट चोरी का जो सबूत था, डेटा था, जिस तरीके से कहना कि एक आदमी ही जो है कई जगह वोट कर रहा है, ठीक है, अचानक से 65 लाख वोटर बढ़ गए महाराष्ट्र में। वो उन्होंने बताइए साउथ की एक सीट थी महादेवपुरा, केवल एक विधानसभा सीट की बात उन्होंने कर दी, इतने सारे वोट चुरा दिए। और बिहार इलेक्शन के बाद या बिहार इलेक्शन में हर जगह जहाँ जा रहे हैं मोदी जी को वोट चोर कह ही रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि हम आगामी समयों में हम एक नहीं, जितने और बाकी हैं, हम वहाँ की भी जांच करें, वो आपके पास सबूत रखेंगे। आपने तो सिर्फ काउंटिंग की बात की, मतलब आप वोट चोरी को नहीं मान रहे, इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल वोट चोरी है। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा इलेक्शन को जीतने के लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं और अपना रहे हैं। कभी वोट चोरी होती है और कभी वोट की गिनती में हेरा फेरी होती है। तो अभी तो जो आपने वोट चोरी का मामला बताया, वो चुनाव आयुक्त के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो सामने बैठ करके गलत काउंटिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक पक्ष की तरफ वोट काउंटिंग करवा दी, हमारा पक्ष नहीं रखे, जबकि हमारा पार्टी का जो नेता था वो जीता हुआ था। तो ये चोरी का बाद में दोबारा जब गिनती हुई तो हमारा जो कैंडिडेट था वो जीता है। और मतलब सीधा सीधा ये इलेक्शन कमीशन पे ये आरोप लगा रहे हैं, कह सकते हैं कि वो गलत तरीके से कर रहा है। वोट चोरी का अलग ही यहाँ पक्ष रखा जा रहा है, आपने देखा। बाकी आप आगामी समय में क्या करने वाले हैं? आगामी समय में देखिए, ऐसा है, जो माननीय चंद्रशेखर जी आज़ाद जी के आदेश हैं और उन्हीं के अनुसार काम किया जा रहा है। और अभी लखनऊ में बहुत सारी सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। इवन एक सीट जो मलिहाबाद काकोरी क्षेत्र की है, 13 नंबर वार्ड, वहाँ से मैंने भी विचार किया है और लोगों ने, जनता ने कहा कि यहाँ पर करना चाहिए। पंचायत इलेक्शन की बात कर रहे हैं? पंचायत इलेक्शन की, जिला पंचायत वार्ड नंबर 13 से, वहाँ से मैं लड़ भी रहा हूँ। अच्छा। और पूरे दमखम के साथ हैं और 100% है कि वो हम लोग जीत चुके हैं पहले से। चलिए, बेहतर है, बस वोट चोरी ना हो तो। चलिए ठीक। तो संविधान के ऊपर काफ़ी आरोप लगाते हैं बीएसपी की पार्टी या एएसपी की पार्टी, चाहे दोनों लोगों की बात की जाए, कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आप उसको कैसे देखते हैं? संविधान के साथ छेड़छाड़ कह सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। और जिस दिन ये हो जाएगा तो शायद हम यहाँ पर बैठे नहीं होंगे, हम या तो सड़कों पर होंगे और या तो देश में नहीं होंगे, हम दुनिया में नहीं होंगे। क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से देश चल रहा है और हम उसको मानते हैं। और उस पर कोई आँच आती है तो यकीन माने ये बहुजन चुप नहीं बैठेगा फिर। अच्छा, सिर्फ बहुजन वालों को क्यों लगता है ऐसा संविधान में? मतलब क्या उनके हकों को जो संविधान में लिखा गया उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही संविधान से? इस बात को लेकर के आपको मतलब बहुजन को क्यों लगता है? अच्छा, आपको ये लगता है कि हिंदू खतरे में? नहीं, तो जो नहीं लगता ना दिया गया तो इतनी सी बात है कि अगर लोगों को ये लगता है कि हिंदू खतरे में, तो उन्हें ये लगता है कि हिंदू के पार वार हो रहा है, तो हमें भी लग रहा है कि हमारे संविधान पे वार हो रहा है। अच्छा, ठीक बात। समाज में बहुत सारे रेप केस हो रहे हैं। अभी हरियाणा में मनीषा जी की बात आपने कही थी, जो ये हो रहे हैं, इस पे क्या विचार आप सब करते हैं? कानून व्यवस्था, मतलब उसको लेकर क्या राय है? कानून व्यवस्था और शोषण, कानून व्यवस्था क्या है? एक्चुअली कैप्चर्ड है कानून व्यवस्था। लचर इसलिए नहीं क्योंकि कानून है, पुलिस होती है, उसका एक अपनी ताकत है, उसका एक अपना दम है। लेकिन वो दम जो है जब किसी के हाथों में चला जाता है, किसी के इशारे पे चलता है, तो वो दम नहीं रह जाता है। तो इस समय का जो कानून व्यवस्था है वो अपने दम पर नहीं है, वो किसी और के दम पर है, वो कैप्चर्ड है। तो वो जो चाहती है वो करती है। अभी आप ये देखिए, क्या इस समय न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, या कहें कानून मुझे मिल ही कहाँ रहा है?
कैसे? मिल ही कहाँ रहा है? अगर मिल रहा होता तो फिर इस नीले गमछे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारी आने ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कोई मतलब ही नहीं। कोई घटना ऐसी जिसमें आपको न मिला न्याय? बहुत सारी ऐसी व्यक्ति मेरे ऊपर खुद ही अभी लगभग 6-7 महीने पहले मेरे घर पे हमला हुआ था 30-40 लोगों द्वारा। उसमें भी अभी तक की कुछ नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ कि कुछ भाजपा के लोग थे और मनुवादी लोग थे। मेरी माँ भी घायल हुई, 48-40 लोगों द्वारा हमला हुआ। तो उसमें उल्टा मेरे ऊपर ही केस कर दिया। मतलब मुझे मारने के बाद मतलब हमला हुआ और बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद मेरे ऊपर केस लगा दिए। आप लोग आएंगे तो क्या पुलिस व्यवस्था को फ्री कर देंगे? देखिए, फ्री तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक नियम के अनुसार है। लेकिन दुरुस्त फ्री इन द सेंस कहने का मतलब है कि उसे स्वायत्त एक बोलते हैं ना, कहाँ आपका जो रूल रेगुलेशन है संविधान के जो भी दिया गया उसके अनुसार आपको काम करना है, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? पॉलिटिकल कोई प्रेशर नहीं रहेगा। देखिए, नियम होता है, वो हमारे लिए भी नियम, संविधान हमारे लिए भी नियम बनाता है और पुलिस वालों के लिए भी नियम बनाता है। अभी हालात ये हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो रही है, उसने फ़ोन किया, टेलीफोन किया है 112 पे, तो होता क्या है, अधिकतर मामलों में पक्ष और विपक्ष दोनों को उठा लिया जाता है और दोनों लोगों पे एक FIR कर देता है। एक नॉर्मली 151 या इस समय जो धाराएँ लगा देता है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर हम पीड़ित हैं तो फिर दोबारा हम फ़ोन करने की भी कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये डर रह जाएगा मेरे पे कि दोनों पे हो जाएगा फिर। तो ये मामला इस समय चल रहा है। और रही बात इस समय की परेशानियों की, रेप केस की, उत्तर प्रदेश सबसे बेहतरीन इस मामले में। अब आप ये सोचिए कि लगभग पिछले साल के जो आंकड़े थे 12,000 कुछ समथिंग थे केस आए थे महिलाओं के विरुद्ध, और उसके बाद भी हुआ क्या, बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा लखनऊ में माइनर केस आते हैं। तो इतनी सारे जो रेप हो रहे हैं उसकी क्या असली वजह हम मान सकते हैं? कानून व्यवस्था की कमजोरी या शिक्षा? एक तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा उतनी जो होनी चाहिए मुनासिब वो नहीं है हमारे लोगों में। और दूसरी बात ये है कि हमने कहा कि जो पुलिस प्रशासन है वो कैप्चर्ड है, ऑलरेडी कैप्चर्ड है। तो वो इशारे पे काम करता है, जो उनके आका बोलते हैं वही काम करते हैं। तो इतनी सी रिक्शे में लखनऊ में आपने खबर सुनी होगी, मलिहा बात कही था, रिक्शे में बैठाया लेके जा रहा था, शाम की बात थी, अकेली महिला को देख के बाग वगैरह में लेके उसके साथ रेप किया, दुर्घटना किया। उसमें कैसे मांगते हैं वो आदमी के साथ, क्या मैटर करता है वहाँ पे? उस बच्चे ने उसके भाई ने लोकेशन डाली थी पुलिस वालों को, उसकी लाइव लोकेशन डाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस एक्टिव नहीं हुई। वहाँ 3-4 थानों की पुलिस जो है एक्टिव हो जानी चाहिए थी कि हाँ लाइव लोकेशन किसी व्यक्ति की मिली है तो तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो हालात ये होते हैं कि कोई अगर धमकी दे देता है माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब को, तो अगले दिन उसको पकड़ लिया जाता है, पता चल जाता है पत्र कहाँ से आया है। और लाइव लोकेशन होने के बावजूद भी पुलिस अगर बैठी हुई है रात में, काम नहीं कर रही है, तो सीधी सी बात है कि आप कहीं ना कहीं से फेलियर है। मतलब पुलिस व्यवस्था पर सीधा सीधा सवाल है, बाकी शिक्षा पर कितना मैटर करता है वो तो आगे देखा जाएगा। बाकी आप चुनाव लड़ने वाले, क्या ओहदा है और कहाँ से लड़ने वाले, ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताएं। पंचायत में चुनाव लखनऊ में विधानसभा है मलिहाबाद, वहाँ पर काकोरी क्षेत्र का 13 नंबर वार्ड है, जहाँ से चुनाव के लिए जिला पंचायत में खड़े हो रहे हैं और उम्मीद है कि वो जीत रहे हैं हम लोग। अच्छा, जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, बेहतर है, आगामी हम और भी कभी समय मिलेगा तो बातचीत करेंगे। बाकी आपने कई सारे आरोप लगाए और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई, ठीक है। अब बाकी और समय मिलेगा हम आपसे कभी और मुलाकात करेंगे। बाकी ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं। बाकी आप हमें अपनी राय बताइएगा, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के विषय में आप क्या सोचते हैं और भाई के विषय में आप क्या सोचते हैं। और आगामी चुनाव के बारे में तो देखा ही जाएगा, लेकिन ये इन्होंने अपना बताया कि जिला पंचायती चुनाव में वो लड़ रहे हैं। बाकी कानून व्यवस्था, शोषण, समाज, इन सब के लेकर के हमने बहुत अच्छी बातचीत की। हमें राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।